वेटरन एक बहुत ही फेमस पोएम है एंड्रू मोशन का लिखा हुआ। इससे पहले मैंने एंड्रू मोशन का 3 और पोएम किया हूँ, वो है स्प्रिंग वेडिंग, रिजीम चेंज और बेटर लाइफ। तो ये तीनों भी आप देख लीजिएगा, लिंक दिया हुआ। वेटरन शब्द का अर्थ होता है वॉर एक्सपीरियंस्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बैटल फील्ड में लड़ा हो, जिसको लड़ाई का, युद्ध का एक्सपीरियंस हो। यहाँ पे एंड्रू मोशन अपने पिताजी की बात कर रहे हैं। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई किए थे, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था वॉर का, और उनको बहुत नज़दीक से देखे हैं एंड्रू मोशन, और उनको पता है कि एक वॉर एक आदमी का जहन में कितना गहरा असर छोड़ता है। वॉर ख़त्म होने का बाद भी उसका लाइफ कैसे इम्पैक्टेड रहता है, उसको बहुत नज़दीक से देखे हैं, और उसी एक्सपीरियंस को ये इन पोएम में शेयर कर रहे हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। Across the field, the wood shudders under lilac cloud, which an hour ago was a bird and is now a shroud. मैदान के उस पार जो जंगल है, वुड यानी जंगल, वो कांप रहा है। शडर यानी कांपना, ठीक है। यहाँ पे डर से कांपने का बात किया जा रहा है, वो डर से कांप रहा है। अंडर लाइलैक क्लाउड, लाइलैक एक आपका सफ़ेद और बैंगनी कलर का बहुत सुंदर सा फूल होता है। तो क्लाउड यानी क्लाउड भी है ना, ठीक वैसे ही सफ़ेद बैंगनी कलर जैसा क्लाउड हो गया है, यानी काफ़ी आपका घना क्लाउड है। वो क्या है, क्लाउड आसमान में पूरा छा गया है, और उस क्लाउड का नीचे जो फॉरेस्ट है, वो फॉरेस्ट डर से कांप रहा है। विच एन आवर अगो वॉज अ बर्ड, जो कि 1 घंटा पहले भी एक पक्षी था। मतलब यहाँ क्लाउड का बात किया जा रहा है। देखते हैं ना कि क्लाउड बीच बीच में शेप चेंज करते रहता है, कभी लगता है कि वो पंछी है, कभी लगता है कि वो इंसान है, कभी लगता है कि वो जानवर है, डिफरेंट डिफरेंट शेप चेंज करते रहते हैं। तो 1 घंटा पहले ही क्लाउड को देख करके पंछी लग रहा था, लेकिन अब वो क्या है, अब उसको लग रहा है एक श्राउड। इज नाउ अ श्राउड, श्राउड का मतलब होता है ऐसा कपड़ा, एक सफ़ेद कपड़ा या कोई भी तरीके का कपड़ा जिससे कफन को मोड़ा जाता है, डेड बॉडीज को कवर अप किया जाता है। तो अभी आप सोचिए, बर्ड कितना लाइवली इमेज है, कितना सुंदर सा ब्यूटीफुल सा नेचुरल इमेजरी है, और श्राउड कितना नेगेटिव, कितना डेडली फेटल एक इमेजरी है। तो इसीलिए अभी जो जंगल है ना, वो कांप रहा है कि क्या पता कौन सा मृत्यु फिर से आने वाला है। Draping the leafless trees with filigree rain gauze, a handful of sun flukes gilding the drab trunks. यानी ड्रिपिंग का मतलब होता है ढक देना, ठीक है, कपड़ा पहना देना या ड्रेस कर देना। लीफलेस ट्रीज, जो ऐसा ट्रीज है जिन पे और कोई पत्ते नहीं बचे। लीफलेस ट्रीज यहाँ पे लाइफलेसनेस को सिंबलाइज करते हैं। जो वॉर का वजह से जो डिस्ट्रक्शन और लाइफलेसनेस छा जाता है पूरा दुनिया में, उसी को रिप्रेजेंट करता है कि पत्ता विहीन जो पेड़ों है उसको क्या कर रहा है, ढक रहा है। कौन ढक रहा है, वो जो क्लाउड है, जो अभी श्राउड का जैसा लग रहा है, वो अपना कफन का चादर से ढक दे रहा है लाइफलेस ट्रीज को विथ फिलिग्री रेन गॉज। फिलिग्री का मतलब होता है आपका या तो सोना का, या तो चांदी का, या तो तांबे का, बहुत फाइन एक आर्ट वर्क, ठीक है, उसको फिलिग्री कहा जाता है। और रेन गॉज यानी ऐसा एक यंत्र जिससे कितना बारिश हो रहा है उसको मापा जा सकता है। तो एक बहुत ही कारुकार्य वाला तांबे का या सोना का काम किया हुआ वाला एक सुंदर सा देखने वाला जो ऐसा यंत्र है, उसका जैसा वो पूरा ढक दे रहा है। जैसे फिलिग्री का काम यंत्र को पूरा ढक देता है, वैसे क्लाउड पूरा लीफलेस ट्रीज को ढक दे रहा है अपना छांव से, अपना गिरद में। अ हैंडफुल ऑफ सन फ्लूक्स, बस मुट्ठी भर सूरज, यानी पूरा बादल छाया हुआ है, बादलों से बीच में एक एक जगह से सूरज का किरण आ रहा है, वही छोटा मोटा। फ्लूक्स, फ्लूक्स का मतलब होता है कि अचानक से किसी को सक्सेस मिलना। तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि क्लाउड तो पूरा ढक दिया है चारों जगह, तो एक तरीके से सन का जो रोशनी है, किरण है, बीच बीच में सक्सेस का तरह मतलब निकल के आ रहा है। और कहाँ पे गिर रहा है, गिल्डिंग द ड्रैब ट्रंक्स, ठीक है। ड्रैब का मतलब होता है वेरी डल ब्राउन कलर, ठीक है। ट्रंक का मतलब जो पेड़ों का टहनी है, मेन स्टेम है, उसको ट्रंक कहा जाता है। गिल्डिंग का मतलब होता है सोने का पानी चढ़ा देना या सोने का कलर कर देना। तो सूरज का किरणें जब वो डल ब्राउन कलर का पेड़ों पे पड़ रहा है, तो लग रहा है उसको थोड़ा थोड़ा सुनहरा रंग चढ़ा दे रहा है, ठीक है। My father and I watch. Are we about to catch a burst of orange afterglow? Or will the evening go? तो मैं और मेरे पिताजी देख रहे हैं ये सारा चीज, ये घटनाएं होते हुए हम लोग देख रहे हैं। क्या हम लोग एक ऑरेंज आफ्टर ग्लो को पकड़ने वाले हैं? पकड़ने वाले इन द सेंस मतलब क्या हम लोग विटनेस करने वाले हैं? ऑरेंज आफ्टर ग्लो इन द सेंस जब शाम होने वाला रहता है, सूरज ढलता है, तब देखिएगा चारों तरफ एक ऑरेंज रेडिश ऑरेंज एक पूरा आभा चारों तरफ छाया हुआ रहता है, ढलता हुआ सूरज की किरण बहुत सुंदर लगता है। तो क्या हम लोग उस ढलता हुआ सूरज का वो प्यारा प्यारा सा किरण को, सौंदर्य को देख सकेंगे? क्या हम लोग उसको विटनेस कर सकेंगे? और विल द इवनिंग हो, या फिर शाम ढल जाएगा? कैसे शाम ढलेगा? हेडलॉन्ग डाउन टू नाइट, हेडलॉन्ग मतलब एकदम सीधा, डायरेक्टली,
या फिर शाम एकदम डायरेक्टली अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगा बिना कोई किरण का। यहाँ एक चीज़ और सिंबलाइज हो रहा है कि बिना कोई आशा का, बिना कोई पॉजिटिविटी का, क्या डायरेक्ट जो वर्ल्ड है वो वॉर का नेगेटिविटी में डूब जाएगा, डेथ का साम्राज्य में चल जाएगा, कोई आशा नहीं मिलेगा, कोई लाइफ नहीं मिलेगा। विद द स्लो वेट ऑफ अ मैन ड्रैगिंग चेन्स ही हैज मैनेज्ड टू रिमेन। तो एक ऐसा शाम क्या ठीक वैसे ही रात में डायरेक्ट घुस जाएगा, जैसे कि एक स्लो वेट वाला, मतलब जो एक इंसान है जो वॉर से लौटा है, उसका एक वजन है उसके ऊपर। किस चीज़ का वजन है? वॉर का जो बैड एक्सपीरियंस है उसका वजन है, उसको लेकर के वो चेन जैसा खींचता जा रहा है। इसको आप लिरिकल मतलब लिटरल भी समझ सकते हो कि मतलब सोल्जर बहुत सारा बैकपैक में भारी चीज़ लेके या चेन लेकर के, वेपन्स लेकर के भारी सामान टानते टानते ला रहा है, ऐसा भी इसको समझ सकते हो। और प्लस जो उसका बुरा यादें हैं, बुरा एक्सपीरियंस है, उसका भार को टानते टानते वो ला रहा है। ही हैज़ मैनेज टू रिमेन ऑन ट्रैक। हालांकि वो किसी भी तरीके से अपने ट्रैक में रहने में सक्षम हुआ है, अपना रास्ते में अपना मतलब लाइफ को मेंटेन करने में सक्षम हुआ है थ्रू हिज टूर ऑफ फ्लैशबैक्स फ्रॉम द वॉर। वॉर में से जो फ्लैशबैक आ रहा है, यानी मेमोरीज जो है, वॉर का जो डिस्टर्बिंग मेमोरीज है, उसके बीचों में भी वो खुद को किसी एक तरीके से रास्ते में रहने में या खुद का लाइफ मेंटेन करने में सक्षम हुआ है। वो अपने पिताजी का ही बात कर रहे हैं कि पिताजी उनके जो वॉर से लौटे हुए हैं, तो वॉर का डिस्टर्बिंग इफेक्ट्स को वो कोशिश कर रहे हैं कैसे भी करके थोड़ा सा डिस्कार्ड करके नॉर्मल लाइफ में रहा जाए, पूरा उनको ये कोशिश है। 4 folk-soaked years of square bashing and canvas। तो 4 जो साल थे, 4 साल तक ये जो लड़ाई चली, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात किया जा रहा है। फॉग सोक्ड यानी आपका कोहरा से भरा हुआ, ठीक है, विंटर सीजन का बात किया जा रहा है। तो अच्छा है, कोहरा से भरा हुआ का एक सिंबॉलिक अर्थ भी है। कोहरा से भरा हुआ रहता है तो आपको सही से कोई चीज़ दिखता नहीं, आपका विजन को ब्लॉक कर देता है ना। तो वॉर भी वैसे क्या किया था, हम लोग का जो लॉजिकल विजन है, जो रैशनैलिटी है, जो गुडविल है, जो अच्छाई है हम लोग का, उसको ब्लॉक कर दिया था अपने कोहरा से। अपना ये जो युद्ध का मानसिकता है उसे ढक दिया था हम लोग का अच्छा बुद्धि को। इस तरीके से भी सिंबलाइज कर सकते हैं। और स्क्वायर बैशिंग एंड कैनवस, स्क्वायर बैशिंग मतलब है कि पीटना, एकदम सीधा सीधी पीटना, मारना, हत्या करना, वायलेंस। और कैनवस है आपका एक बहुत ही मोटा कपड़ा जिससे आपका टेंट वेंट वगैरह बनता है। तो जब सोल्जर्स लोग रहते हैं, फाइट करते हैं, तो उनको तो परमानेंट कोई रेसिडेंस नहीं मिलता, जहाँ जहाँ जाके फाइट करते हैं वहाँ परमानेंट टेम्पररी कैंप लगा के रहना पड़ता है। तो ये कैनवस और स्क्वायर बैशिंग वॉर के मोमेंट्स को सिंबलाइज करते हैं। द सिक फ्लैट बॉटम डैश ऑफ D-Day। अच्छा, अब D-Day के बारे में थोड़ा सा मैं हिस्टोरिकल रेफरेंस आपको दे दूँ। 1944 का 6 जून क्या हुआ था, जर्मनी ऑक्यूपाइड फ्रांस, फ्रांस का जो हिस्सा जर्मनी ने ऑक्यूपाइड कर रखा था, उसको मुक्त करने के लिए, उसको लिबरेट करने के लिए जो एलाइड फोर्स थे, यूके थी, फ्रांस थी, अमेरिका था, वो लोग मिलकर के अटैक किए थे 6 जून 1944 को। गोल्ड बीच नाम का एक जगह था। इस गोल्ड बीच का आपको रेफरेंस मिलेगा बेटर लाइफ में, एंड्रू मोशन का जो बेटर लाइफ पोएम है ना, उसमें भी आपको D-Day और गोल्ड बीच का एक रेफरेंस मिलेगा। तो ये D-Day में क्या हुआ था, ये जो डैश था, डैश इन द सेंस वही स्ट्रगल, या आप कह सकते हैं कि फाइट। द फ्रॉदी वॉश ऑफ वेव्स इनसाइड हिज टैंक एज इट स्टॉल्ड एंड सैंग। फ्रॉदी का मतलब होता है झांक से भरा हुआ। फ्रॉदी वॉश ऑफ वेव्स मतलब यहाँ टैंक, मतलब यहाँ सबमरीन वाला या नेवल टैंक का बात किया जा रहा है जो समंदर में रहता है। तो लगातार क्या आ रहा है, लहरें आ रही है, लहरें आकर के झांक जैसा पैदा कर रही है, और उनका टैंक का अंदर वो झांक घुस रहा है, लहर घुस रहा है। एज इट स्टॉल्ड एंड सैंक, क्योंकि वो बंद हो गया था, चलते चलते वो जो टैंक है ना वो बंद हो गया था कोई कारण से, ठीक है, और इसलिए समंदर का पानी उसमें घुस गया और वो डूब गया। ओके, अच्छा एक चीज आप ध्यान में रखिए, जो पहला लाइन में था सिक फ्लैट बॉटम बताया गया ना, अब सिक और फ्लैट बॉटम दोनों ही बहुत ही नेगेटिव एडजेक्टिव्स है। किसी को अंडर एस्टिमेट करने के लिए, किसी को बहुत नीचा दिखाने के लिए ऐसा एडजेक्टिव यूज होता है। तो इससे जाहिर सा बात है कि ये जो वॉर था, कोई इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश किए थे कि हम लोग अपना किंगडम को बचा रहे हैं, इंडिपेंडेंस का लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय का लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसको जो सच में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहा है सोल्जर, उसका पास ये क्लियर है, ही इज डिसइल्यूजन्ड दैट वॉर ब्रिंग्स आउट नथिंग बट डिस्ट्रक्शन एंड डेथ, इट नेवर ब्रिंग्स एनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए ऐसा मतलब उल्टा सीधा एडजेक्टिव जानबूझ करके यूज किया गया है। The hell for leather advanced while the lanes of France shrank bottle tight, blazing the ash wreck of Berlin। यानी जो ये
नर्क है ना, अब युद्ध जाहिर सा बात है उसको तो कोई स्वर्ग से तुलना करेगा नहीं इतना डिस्ट्रक्शन के साथ, उसको नर्क से ही तुलना किया जाएगा, जहन्नम से ही तुलना किया जाएगा। द हेल फॉर लेदर, अब यहाँ लेदर एक तरीके से आप स्किन को रिप्रेजेंट करता है या ह्यूमन बींग्स का लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एक तरीके से जहन्नम है जिसमें सब आदमी एक दूसरे का जान का पीछे, चमड़े का पीछे, खून का पीछे प्यासा हुआ पड़ा है, ये और आगे बढ़ता जा रहा था। ये खूनी दरिंदगी लड़ाई और आगे बढ़ता जा रहा था। कहाँ से? लेन्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस के अली गली से ये बढ़ता जा रहा था। शैंक बॉटल टाइट ब्लेजिंग, और फ्रांस का सारे इलाके सारे गली क्या होते थे? शैंक का मतलब होता है आपका रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। बॉटल टाइट एकदम, वो जैसे बॉटल में आप उसको कॉर्क लगा दोगे तो कैसे वो एयर टाइट हो जाता है, उसमें कुछ घुस नहीं पाता, वैसे एकदम से वो पूरा हर जगह से वो घिर गया था। चारों तरफ से आर्मीज, सोल्जर्स उसको घेर लिए थे, और जो हवा है कोई फ्रेश हवा बचा नहीं था, सिर्फ बॉम्ब का आवाज़, खून का, ये हवा भी दूषित हो गया, सारा तरीके से वो एकदम एयर टाइट हो गया था। ठीक है, ब्लेजिंग, जल रहा था, हर जगह वॉर का डिस्ट्रक्शन दिख रहा था। द ऐश रेक ऑफ बर्लिन, बर्लिन जर्मनी का शहर है, जर्मनी भी नहीं बचा था, जर्मनी का बर्लिन शहर भी क्या हुआ था, वो भी पूरा उसमें ऐश बन चुका था, हर जगह जल के डिस्ट्रक्शन होके वो भी वेस्ट बन चुका था। ऑल दिस इज बाय हार्ट ऑफ कोर्स, ऑल एट हिज ओन पेस। नाउ डस्ट हैज सेटल्ड अगेन एंड फियर, ग्रेव, बोर्डम, पेन। तो हालांकि ये सब जितना भी था अब तक, वो क्या कर रहे थे? अपना फ्लैशबैक का बात कर रहे थे। ये सब चीज़ उनका दिमाग में आ रहा है। अब वो बता रहे हैं कि ऑल दिस इज बाय हार्ट ऑफ कोर्स, हालांकि ये सब चीज़ ही उनका मतलब हृदय में है। ठीक है, ऑल एट हिज ओन पेस, सब अपना मतलब ही में चल रहा है, सब अपना पेस में, सब अपना टेम्पो मेंटेन करके चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वॉर अब खत्म हो चुका है, जिंदगी आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये सब अभी भी उनका दिल में रह चुका है। नाउ डस्ट हैज सेटल्ड अगेन, अब धूल फिर से जमा हो गया है। मतलब क्या? सब चीज दोबारा पहला जैसा नॉर्मल सी में लौट रहा है। और जो डर है, दुख है, एक तरीके का बोर्डम है और पेन है, कष्ट है, वो क्या कर रहा है? हैव फाउंड अ वे टू फेड इनटू द लिटिल लाइफ ही मेड। वो सब चीज़, ये जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है, डिप्रेशन है, ये धीरे धीरे फीका हो रहा है। फेड यानी फीका होना, ठीक है, कम हो जाना। इनटू द लेटर लाइफ ही मेड, उनका अगले जो जिंदगी का पड़ाव था, वॉर वेटरन से होकर के अब उनका अगला जिंदगी, यानी एक नॉर्मल मैन जैसा, जैसे वो अभी हम लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, फैमिली मैन जैसा, उनका वो परवर्ती लाइफ में ये सारा चीज धीरे धीरे फीका हो जा रहा था, वॉर का एक्सपीरियंस। बट आई स्टिल लुक एट हिम द वे हिज आईज टेक हिम, लेकिन मैं अभी भी उनको देखता हूं। यानी भले ही वो दावा करे कि सारा चीज एक्सपीरियंस खत्म हो गया है, लेकिन उसका एक डीप रूटेड इंपैक्ट उनका जहन में कहीं ना कहीं अभी भी रह गया है। और यही मुझे दिखता है, किस चीज में दिखता है? जब मैं उनको देखता हूं, द वे हिज आईज टेक हिम, जिस तरीके से उनका आंखें जो है ना वो एम लगाती है, वो टारगेट लगाती है, किसमें? एंड होल्ड द वुड इन फोकस, और ये जो जंगल है उसको एकदम बढ़िया से फोकस करके रखते हैं। जस्ट इन केस anonymous and twilight baffled trees might in fact be enemies, ठीक जैसे ऐसे फोकस करके रहते हैं कि जैसे एनोनिमस, एनोनिमस मतलब अननोन, जिसका परिचय नहीं जाना जाता, एंड ट्वाइलाइट बैफल्ड, ट्वाइलाइट होता है आपका जो शाम का बाद जो हल्का एक सा रोशनी आता है ना, मतलब जो सूरज ढलने का टाइम, ना पूरा पूरी वो उजाला होता है, ना पूरा पूरी अंधेरा होता है, हाफ डार्कनेस हाफ ब्राइटनेस, उसको ट्वाइलाइट कहते हैं। बैफल्ड यानी कंफ्यूज, घबरा जाना। तो ट्वाइलाइट बैफल्ड ट्रीज, तो वो आधा मतलब अंधेरा और आधा उजाले से थोड़ा सा घबरा गया है ट्रीज, उसको समझ में नहीं आ रहा अंधेरा है कि पूरा पूरी उजाला है। तो जैसे उन ट्रीज में, उन पेड़ों में कोई दुश्मन छुपा हुआ हो, माइट इन फैक्ट बी एनिमीज, शायद वो लोग ही दुश्मन हो। तो ये बैक ऑफ द माइंड उनका वॉर अभी भी गया नहीं है। एडवांसिंग, एडवांसिंग मतलब वही जैसे पेड़ का भेष में दुश्मन लोग आगे बढ़ रहे हैं। I still look at him and cannot estimate the harm still beating in his head but hidden in his words. मैं अभी भी उनको देखता हूँ और मुझे समझ में नहीं आता है, मैं माप नहीं कर सकता, मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितना, एस्टिमेट यानी कि एक अंदाज़ा लगाना, कितना उनका नुकसान पहुंचा है। स्टिल बीटिंग इन हिज हेड, अभी भी उनका दिमाग में जो नुकसान है वो कितना ज़्यादा भरा हुआ है, उनका जहन में कितना ज़्यादा वॉर का डर, वॉर का एक्सपीरियंस अभी भी बैठा हुआ है। बट हिडन इन हिज वर्ड्स, हालांकि वो अपना शब्द से, अपने मुंह से वो प्रकाश नहीं कर रहे हैं कि उनका दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उनका एक्शन से, उनका बिहेवियर से पता चल रहा है कि उनका जहन में अभी भी है। वट माइट ही हैव डन, वट माइट आई हैव डन, फ्राइटन फॉर माई लाइफ टू मेक माई फ्यूचर सेफ। क्या किया है उन्होंने, वो क्या कर सकते थे
मैंने क्या किया है, मैं क्या कर सकता था, फ्राइटेंड फॉर माई लाइफ, अपनी जिंदगी के लिए भयभीत होकर के, टू मेक माई फ्यूचर सेफ, मेरा जो भविष्य है, मेरा जो फ्यूचर है उसको और सेफ बनाने के लिए मैंने क्या किया है और उन्होंने भी क्या किया है। ये एक तरीके से वॉर का एक दूसरा पर्सपेक्टिव का बात किया जा रहा है, वो जो ग्लोरीफाइंग वाला साइड है कि अगर फ्यूचर को बचाना है इन दुश्मनों का हाथ से तो अभी लड़ाई लड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह, जो भी मतलब वॉर को ग्लोरीफाई करके पॉइंट्स है, उसको वो अभी टटोल रहे हैं, उसको वो अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं। क्या सच में फ्यूचर सेफ हुआ है? ये लड़ाई लड़ करके हुआ क्या? क्या वो फ्यूचर को सेव करने में सक्षम हुए? क्या मैं जो अपने जान के लिए भयभीत था, क्या मेरे जिंदगी भी सिक्योर हो गया? क्या ये सच में हो गया? क्या मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूं? नहीं। डिड ही किल अ मैन? डिड ही फायर द गन विद दिस क्रम्पल फिंगर व्हिच नाउ लिफ्ट्स एंड लिंगर्स? क्या उन्होंने एक इंसान को सच में मारा था? क्या उन्होंने गोली चलाया था इसी फिंगर से, विद दिस क्रम्पल्ड फिंगर? क्रम्पल्ड मतलब थोड़ा सा मतलब झुर्रिया आ जाने वाला, ये एजिंग को सेंस कर। तो यही जो इनएबल फिंगर है, झुर्रिया पड़ा हुआ नॉर्मल सा एक आदमी का उंगली है, यही उंगली से क्या उन्होंने ट्रिगर दबाया था? यही उंगली से उन्होंने आदमी को हत्या किया था। विच नाउ लिफ्ट्स एंड लिंगर्स ऑन द स्विमिंग ग्लास, जो उंगली अभी स्विमिंग ग्लास को उठा रहा है, उस स्विमिंग ग्लास पे बहुत देर तक ठहरा हुआ, लिंगर्स मतलब एक जगह पे ठहरे रहना, कोई और दूसरी जगह जाए बिना, तो वहीं पे ठहरा हुआ है, स्विमिंग ग्लास को लेकर नॉर्मल उठा रहा है, एंड पॉइंट्स आउट हाउ द mass of cloud above the wood has melted from a shroud into a कार्निवल मास्क। और जो उंगली अभी पॉइंट आउट कर रहा है, दर्शा रहा है कि देखो वो जो मास ऑफ क्लाउड था ना, वो जो एक बहुत सारा क्लाउड था जो अभी थोड़ा देर पहले श्राउड जैसा दिख रहा था, वो कैसे उससे पिघल करके, मेल्टेड यानी पिघल जाना, उससे पिघल करके क्या हो गया, कार्निवल मास्क बन गया। कार्निवल इन द सेंस आपका फेस्टिवल, डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल में आदमी मास्क पहनते हैं, तो वहीं फेस्टिवल में या कार्निवल में पहनने वाला मास्क जैसा अभी क्लाउड बन चुका है। तो ये क्या है? ये अभी एक तरीके से एकदम कॉमन मैन बन चुके हैं। कोई भी आमतौर एवरेज आदमी क्या करेगा, क्लाउड को देख करके जैसे पॉइंट आउट करेगा, स्विमिंग करेगा, अपना नॉर्मल लाइफ जिएगा, वैसा ही वो बन गए हैं। तो क्या सच में यही आदमी आज से 3 साल 4 साल पहले गोली चलाया था या हत्या किया था? मुझे तो विश्वास नहीं होता। आई नेवर डेयर टू आस्क, मेरा कभी साहस नहीं हुआ पूछने का, मैं कभी हिम्मत करके पूछ नहीं सका। आई वुड रादर नॉट शो द एपेटाइट टू नो, एपेटाइट मतलब भूख, रादर कि मैं क्या करूंगा, मैं कभी दिखाऊंगा नहीं मेरे जो भूख है, जानने का जो भूख है, मेरे जो उत्सुकता है जानने का उनका बारे, उनका वॉर हिस्ट्री का बारे, वो कितना उनको जख्म दिया है अभी तक मने मन उनका बारे, ये मैं नहीं दिखाऊंगा, ये मैं साफ साफ उनसे पूछूंगा नहीं। हाउ मच ऑफ हिज ओन सेल्फ ही शैटर्ड ऑन माई बिहाफ, मेरा तरफ से उन्होंने अपने खुद का सेल्फ को, खुद का मानसिकता को, खुद का व्यक्तित्व को कितना ठेस पहुंचाया। शैटर्ड यानी कोलैप्स कर देना, ब्रेक डाउन कर जाना, टूट जाना। कितना उन्होंने अपना सत्ता को, अपना सोल को तोड़ा है सिर्फ मेरा वजह से, मेरे जैसे और भी कंट्री मैन की वजह से, सेफ रखने की वजह से, वॉर लड़ने की वजह से। ये मैं पूछने का साहस नहीं रखता। ही इज माई फादर एंड फ्रॉम हिम ऑल आई गैदर, वो मेरे पिता है, मेरे पिता, और उन्हीं से मैं हर चीज कलेक्ट करता हूं, संग्रह करता हूं, इकट्ठा करता हूं। गैदर आर थिंग्स दैट ही अलाउज टर्निंग फ्रॉम द विंडो व्हेन इन टाइम द स्काई बरीज द वुड एंटायरली। तो वही सब चीजें मैं उनसे इकट्ठा करता हूं या उनसे रिसीव करता हूं जिसका वो अनुमति देते हैं। जो चीज बोलने में या पास ऑन करने में वो सहज नहीं है, उन चीजों को मैं उनसे नहीं पूछूंगा। टर्निंग फ्रॉम द विंडो व्हेन इन टाइम, खिड़की से अब हट करके, जब ऐसा समय में जब क्या, जब पूरा आसमान ने, पूरा बादल घिरा हुआ आसमान ने पूरा जो जंगल है उसको पूरा ढक लिया है। वेरी मतलब इन द सेंस पूरा कवर अप कर देना, ठीक है, पूरा ढक लिया है। देन स्टार्टिंग माई रोड होम, अब मैं अपना घर वापसी का रास्ता में हूँ, उनका साथ जा रहा हूँ। विथ हिम एट लिबर्टी टू ड्रीम, पिताजी के साथ मैं अब घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि पूरा आसमान बादल से ढक लिया है तो बारिश कोई भी टाइम होगा, अब मैं घर जा रहा हूँ। लिबर्टी टू ड्रीम, अब मेरे पास क्या है, वो इंडिपेंडेंस है, वो फ्रीडम है कि मैं सपना देख सकूं। ये बहुत ही सिंबॉलिक है। ये एक तरीके से सिर्फ उनका या उनका पिताजी का बात नहीं हो रहा, ये एट लार्ज होल ह्यूमैनिटी का बात हो रहा है कि अब जब ये दरिंदगी, ये खून, ये वॉर खत्म हो गया है, अब डिस्ट्रक्शन जो होना था हो चुका है, सारा चीज अब डस्ट फिर से सेटल कर रहा है, सारा जो पेन और फियर्स थे वे सब धीरे धीरे ड्विंडल आउट हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। अब फिर से वो फ्रीडम हम लोगों को मिला है कि हम लोग सपना देख सके एक बेहतर फ्यूचर का,
ऐसा फ्यूचर नहीं जिसको सेफ बनाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ना पड़े, आदमी का खून करना पड़े। एक ऐसा फ्यूचर जिसमें हम लोग पीस में रह सके, शांति से रह सके, ब्रदरहुड से रह सके और एक साथ ग्रो कर सके, एक साथ डेवलप कर सके विदाउट एनी मोर ब्लडशेड थ्रू द आवर्स बिफोर स्लीप एंड द साइलेंसेस ही कीप्स। तो किस चीज का थ्रू ये ड्रीम हम देखना चाहते हैं, या मेरे पिताजी देखना चाहते हैं? थ्रू द आवर्स बिफोर स्लीप, नींद से कुछ घंटे पहले जो साइलेंस वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, जब नींद में आदमी जाता है तब एक तरीके से वो सोचता है कि क्या हो सकता था मेरी ज़िंदगी। ठीक है, या नींद में जाने के बाद वो जो ड्रीम देखता है, वो सपना देखता है, उसमें मैं ये सपना एक बेहतर दुनिया का सपना देखना चाहता हूँ। और वो जो चुप्पी मेंटेन रखते हैं, द साइलेंसेस ही कीप्स, वो साइलेंस जो एक बाई प्रोडक्ट है इस पूरा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का, ठीक है, जिसका वजह से वो अभी अपना दिल में जो भी वर्ड्स है वो निकालना नहीं चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं। लेकिन यही चुप्पी मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो, ये चुप्पी उस वॉर टाइम डिप्रेशन में ना रह करके एक बेहतर फ्यूचर में, एक बेहतर आगे का दुनिया का एक बेहतर और शांतिपूर्ण जिंदगी का सपना में वो खोया रहे। ओके, ये था पूरा पोएम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी पोएम्स आने वाले, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाले। आप लोगों को कोई भी तरीके का ड्रामा या नॉवेल या पोएम कोई भी चीज़ चाहिए हो ना, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं सारा उसको बना दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।